हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संजय कुमार शाह। आप सभी को मैं इस वीडियो में भारत और सीरिया के संबंधों को लेकर के मैं बारीकी से चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सीरिया संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जिस प्रकार वहां के विद्रोहियों ने सीरिया पे कब्जा कर लिया है और वहां के प्रेसिडेंट रूस में अपनी शरण ले ली है, ऐसे स्थिति में जो भारत और सीरिया का जो संबंध एक दोस्ताना रूप में था, अब भारत और सीरिया संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में सीरिया और कश्मीर पर भारत का क्या सहयोगी है, आर्थिक साझेदारियां क्या है, संतुलन की चुनौती क्या है। तो इस सेशन में सीरिया में असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत सीरिया संबंधों का भविष्य अब क्या होगा। वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली और सीरिया की राजधानी दमिश्क के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सीरिया के घटनाक्रम पर दिल्ली की भी नज़र बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सीरिया लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है। हालांकि भारत और सीरिया के बीच ये संबंध दोस्ताना ही रहे, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद शासन का अंत एक अहम घटनाक्रम है जो न केवल भारत सीरिया के रिश्तों को प्रभावित करेंगे, बल्कि व्यापक रूप से देखें तो ये तेजी से दो प्रतिस्पर्धा ध्रुवों में बंटती दुनिया के लिए महत्वपूर्ण पल है। जैसा कि सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों ने रविवार को राष्ट्रपति अल असद को सत्ता से बाहर करने की घोषणा की है, तो वहीं पे विद्रोहियों के दमिश्क पर नियंत्रण होने के बाद असद ने रूस में शरण ले ली है। इसके साथ ही देश में 13 साल के गृह युद्ध का अंत हो गया। अगर आप देखेंगे जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में सीरिया का जब इन्होंने दौरा किया था, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो असद का पतन और उसके बाद की अनिश्चितता इस क्षेत्र में भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता का कारण बन रही है। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध पश्चिमी एशिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यता का भी मेल मिलाप रहा है। भारत और सीरिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय दौरों की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे। उसी साल सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री अल कुवैतली नई दिल्ली की यात्रा की थी, जब 1997 में पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे। भले ही खाड़ी देशों की तरह सीरिया में भारत की एक बड़ी आबादी नहीं रही हो, लेकिन भारत ने हमेशा बशर अल असद के शासन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा है। सीरिया में हालांकि गृह युद्ध की शुरुआत तो 2011 में ही हुई, लेकिन भारत के सीरिया में असद सरकार के साथ संबंध बरकरार रहे। भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार सीरिया के नेतृत्व में संघर्ष के समाधान का समर्थन भी किया है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुसार भारत ने सीरिया के गृह युद्ध के चरम के दौरान में दमिश्क में अपना दूतावास बनाए रखा। अब जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो भारत के सामने नई चुनौतियां आ गई है कि अब क्या होगा। जब वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, राइट है ना, जब वो थे तब भी उनका संबंध बहुत अच्छा था। अब तो वहां के लोगों ने उसे उखाड़ फेंक दिया। अब भी वहां पे भारत के दूतावास अभी तक बरकरार है, लेकिन ये चिंताएं वहाँ के संबंधों को लेकर के अभी बना हुआ है। हालांकि देखिए, अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि भाई जो सीरिया है, आखिर कश्मीर पर भारत का क्या सहयोगी। हमेशा से सीरिया जो है कश्मीर को लेकर के भारत को सपोर्ट करता रहा। एकमात्र ऐसा इस्लामी कंट्री है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2023 में सीरिया के अरब लीग में पुनः शामिल होने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सशक्त किया है। असद परिवार पहले हाफिज अल असद और बाद में बशर अल असद के शासन में हमेशा ही अहम मुद्दों, खास तौर पर कश्मीर के मामले में भारत का समर्थक रहा है। कश्मीर के मामले, इसलिए भारत और सीरिया के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। जब कई इस्लामिक देश कश्मीर के मामले में
पाकिस्तान के रुख के साथ खड़े थे, तब सीरिया उन चुनिंदा देशों में शामिल था जो भारत के साथ था। असद परिवार का धर्मनिरपेक्ष शासन भारत के अपने सिद्धांतों के साथ मेल खाता था, जिससे सहयोग के लिए एक मजबूत आधार बना, क्योंकि भारत को भी तो एक साथ दे रहा है कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, भारत के साथ ये खड़ा है। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, जिससे सीरियाई सरकार ने भारत का आंतरिक मामला बताया था। बहुत लोगों ने इन चीज़ों को विरोध भी किया था, लेकिन उस टाइम भी सीरिया भारत के साथ था और दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहा था कि ये हम लोगों का मामला नहीं है, ये बाहरी मामला नहीं है, ये भारत के आंतरिक मामला है। इसलिए भारत का सीरिया से अच्छे संबंध है। अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावों का समर्थन करता रहा है भारत भी। ऐतिहासिक तौर पर जो गोलान हाइट्स है उस पर सीरिया के दावे का समर्थन करना आ रहा है, क्योंकि जबकि इस्राएल इसके खिलाफ लड़ रहा है। एक तरफ भारत गोलान हाइट्स पर सीरिया का सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ समझ रहे, क्योंकि गोलान हाइट्स सीरिया और इस्राएल को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, गोलान हाइट्स को लेकर के। तो वहीं बशर अल असद का पतन सीरिया में ISI समेत अन्य चरमपंथी समूहों का कारण भी बन सकता है, जबकि इस्लामिक स्टेट की ताकत चरम पर थी। तो रूस और ईरान के समर्थन से सीरिया ने इसकी ताकत खत्म की थी। बदले हालात में भारत के लिए इस्लामिक स्टेट जैसे गुट खतरा है। मध्य पूर्व के विशेषज्ञ कबीर तनेजा का कहना है कि भले ही सीरिया में घरेलू समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। हमें एक और लीबिया की स्थिति नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि यही सीरिया की दशा है और यह वही ट्रेंड है जिसे भारत अफगानिस्तान में 2021 में देख चुका है। और मुझे तनेजा ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि भारत अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा, चाहे वह तालिबान का कब्जा हो या HTS का दमिश्कस पर कब्जा हो। ये आतंकवादी संगठन अंततः सरकार चला रहे हैं। चिंता यह है कि अगर भारत HTS से बात करना शुरू करता है तो कल कश्मीर में आतंकवादी संगठन यह कह सकते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं। सुनिए, ध्यान सुनो, फिर से बात को समझो। चिंता यह है कि अगर भारत HTS से बात करना शुरू करता है तो कल कश्मीर में आतंकवादी संगठन यह भी कह सकते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे भारत को बनाए रखना होगा। खैर, इस पर देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, इनकी क्या राय है। हम सीरिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हम सभी पक्षों से सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। और अगर कूटनीति के अलावा भारत सीरिया संबंधों में आर्थिक सहयोग और व्यापार भी एक बहुत बड़ा आधार है। एक तरफ सीरिया भारत से सीरिया को निर्यात किए जाने उत्पादों में कपड़े, मशीनरी, दवाइयां शामिल है, जबकि वहां से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कच्चे माल जैसे रॉक फॉस्फेट और कपास भी शामिल है। निर्यात हो रहा है तो कुछ आयात भी हो रहा है। भारत ने कई क्षेत्रों में सीरिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें पावर प्लांट के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट आधुनिकीकरण, तेल क्षेत्रों में सहयोग, चावल, दवाइयां और वस्त्रों के महत्वपूर्ण निर्यात शामिल है। वहीं जुलाई 2023 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री की मुरलीधरन ने दमिश्क का एक महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय दौरा किया था, जो भारत ने सीरिया के तेल क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण निवेश किए। खैर, 2004 में ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की तलाशने के लिए भी करार है। दूसरा ONGC चीन के CNPC द्वारा सीरिया में एक कनाडाई कंपनी में 27% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी एक संयुक्त निवेश किया गया। जहां उसी साल 2008 में बशर अल असद भारत के दौरे पर जब आए थे, जहां उन्होंने कृषि सहयोग और सीरिया के फॉस्फेट संसाधनों पर अध्ययन करने की योजनाओं को भी मंजूरी दी थी। भारत ने सीरिया में एक IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया था।
पश्चिम एशिया मामले की जानकार डॉक्टर आशुतोष सिंह कहते हैं कि पूरा पश्चिम एशिया ज़्यादातर महाशक्तियों के लिए गोल्डन किचन है, तो वहीं भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उपनिवेशी इतिहास के कारण पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के साथ अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते बनाए रखता है। अगर आप भारत के लिहाज से देखें तो सीरिया का घटनाक्रम भारत को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे। आप जो सीरिया में कदम उठाएंगे उनसे आपके ईरान के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे और फिर से इसराइल के साथ आपके रिश्ते प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत इसराइल की भूमिका को लेकर के है, जो अब गोलान हाइट्स बफर जोन में प्रवेश कर चुका है। गोलान हाइट संतुलन की क्या चुनौती है, आप समझ रहे? कैसा लग रहा है आपको सेशन? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एक एक कंटेंट रिसर्च करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले। संतुलन की चुनौती पर बात करें कि बशर अल असद सरकार का पतन सीरिया की विदेश नीति और उसके सहयोगियों पर बदलाव की वजह बन सकता है। अगर सीरिया के ऐतिहासिक रूप से रूस और ईरान के साथ मजबूत संबंध रहे हैं, तो ये दोनों ही देश भारत के भी प्रमुख रणनीति साझेदार हैं। ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। असद सरकार के पतन के बाद भारत के मिडिल ईस्ट के साथ खड़ी देश ईरान और इसराइल के साथ भी संबंध भी नई सिरे से बनते हुए प्रतीत हो सकते हैं। खैर, सीरिया में जो हुआ है मौजूदा बदलाव भारत के लिए इन संबंधों की पेचीदगी को संबंध पाने में परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि जब 9 दिसंबर अभी 2024 को जब विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें सीरिया की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भी सभी पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकताओं को बारे में बताया। खैर, भारत सीरिया में हो रहे इस प्रकार के घटनाओं को देखते हुए अब हमें ये देखना है कि एक तरफ भारत गोलान हाइट्स को लेकर के सीरिया को समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ सीरिया कश्मीर को लेकर के भारत के साथ खड़ा है, और सीरिया के जो बशर अल असद जो प्रेसिडेंट थे अब वहाँ से उनको बेदखल कर दिया गया है। तो अब आने वाले समय में भारत और सीरिया को लेकर के कैसे संबंध होंगे, ये कहना अभी कहीं न कहीं हम लोगों से जल्दबाजी होगी। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप IAS, IPS, SDM, DSP जज की तैयारी करना चाह रहे हैं, नीचे दिए हुए एप्लीकेशन लिंक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि अपमान ही ऐसा चीज़ है जो सूद सहित, इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित आपको कभी न कभी ज़रूर लौटाने का वक्त उस इंसान को मिलता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।